वंस अगेन जय हिंद एवरीवन। आवाज मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ी आवाज आपकी हाई होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रात के 9 बज गए और बिल्कुल एनर्जी आपकी जा चुकी हो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 8 ऑफ जून 2024। आज तारीख है 8 जून 2024 और आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज का दिन आपको ये बताता है कि आपके महीने में से एक और दिन क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ईच एंड एवरी डे काउंट्स। जैसे वोट काउंटिंग होती है ना, ऐसे ही आपका डे काउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर दिन एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा लेके आता है। तो आप जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, अपने सीट्स पर बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग कायनात, गुड मॉर्निंग अमीशा, हाउ आर यू। चलिए, तो आज की क्लास बेसिकली फोकस करती है कि हाउ टू रीड द करंट अफेयर्स फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर का मतलब क्या होता है। अफेयर वर्ड की मैं बात करता हूं। अफेयर का मतलब क्या होता है? अफेयर वर्ड का मतलब होता है आपका और वर्ल्ड में जितनी भी घटनाएं चल रही हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, उन घटनाओं के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए ताकि आप जब भी एग्जाम के अंदर बैठें तो आपको आंसर कोट करने में कोई दिक्कत ना हो। और मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को कि अगर आप अपना न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर एनालिसिस, न्यूज़पेपर से डेली अगर आप एक पेज के नोट्स बना रहे हो तो साल में आपके 300-350 पेज के नोट्स बनते हैं, जो कि आपके किसी भी स्टैंडर्ड बुक से लाख नहीं करोड़ गुना ज्यादा इफेक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड बुक की बात क्या करता हूं कि आप जब बुक्स पढ़ते हो तो उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है, पर जब आप करंट अफेयर को पढ़ते हो तो करंट अफेयर आपको समाज से जोड़ता है। और यकीन मानो, मैंने पहले भी सेशंस लिए हुए हैं करंट अफेयर के, न्यूज़पेपर एनालिसिस के। जो मजा करंट अफेयर पढ़ने में है वो कहीं भी नहीं है, राइट ऑफिसर्स? क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें मालूम चलती हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर आज द इंडियन एक्सप्रेस लिया हुआ है। अब मुझे प्रायतः बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सर हम द हिंदू पढ़ना चाहते हैं, हम ये पढ़ना चाहते हैं। देखो, मैं ये नहीं बोलता, मैं किसी पेपर को, हर पेपर अपने आप में बहुत नॉलेज, बहुत इंफॉर्मेशन लेके चलता है, पर मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आप कोई भी पेपर पढ़ रहे हो तो फिर आप रिगरसली उसी पेपर को ही पढ़ो। ये नहीं कि आज आप द हिंदू पे हो, कल आप द इंडियन एक्सप्रेस पे हो, परसों आप टाइम्स पे हो। जिस भी पेपर को आप पढ़ रहे हो उस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन में सारे पेपर का एनालिसिस करूं, तो यकीन मानो ये आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं है। आप भटकते रह जाओगे। एक सोर्स को लो, उस पर डेली उसको फोकस करो, डेली उससे पढ़ो। और अगर मैं बात करूं हिंदी माध्यम के छात्रों की, तो हिंदी माध्यम में भी ये बहुत बड़ी परेशानी आती है कि सर हम क्या पढ़ें, जागरण पढ़ें, भास्कर पढ़ें, उजाला पढ़ें, या और नवभारत पढ़ें, या तमाम ऐसे अखबार हैं, हम किसको पढ़ें। तो मैंने जब हिंदी पेपर का सेशन लिया था तो मैंने आपको उसके अंदर भी बताया था कि चाहे पेपर हिंदी का हो या पेपर इंग्लिश का हो, न्यूज़ की कमी किसी में भी नहीं होती। न्यूज़ भर भर के दी होती है और ये हमें डिसाइड करना होता है। गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग बबली, गुड मॉर्निंग शुरभी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, ये हमें डिसाइड करना होता है कि हम पेपर में से क्या सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। अगर कोई भी पेपर 22, 24, 15, 18, हर पेपर के अलग अलग नंबर ऑफ पेजेस की लेंथ होती है, कोई पेपर कितने भी पेजेस का है, आपके लिए पूरे पेपर में से सिर्फ 3 या 4 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पूरे पेपर में सिर्फ 3 या 4 टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना एक अलग चीज है, न्यूज़पेपर को फिल्टर करना एक अलग चीज है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमें क्या छोड़ना है। क्योंकि पहली बार अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ऑफिसर्स, तो आपको क्या दिक्कत आती है, आपको हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगती है, राइट। अब आप पढ़ रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला कि भाई देश में सर्वमत होना बहुत जरूरी है। अब आप पता नहीं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो उस पर ही पूरा आर्टिकल लिखना शुरू कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर हम पता कैसे करें।
हमें पता कैसे होना चाहिए कि भाई हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? तो मैं उसके लिए बार बार बोलता हूं, इसका सिर्फ एक ही समाधान है, उसकी दो चीजें हैं। अगर आपको पता करना है कि आपके पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस मालूम होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, और मैंने क्लास में, मैंने ऑनलाइन कितनी बार इस चीज को आपको बोला है कि अगर आपको अपना सिलेबस लर्न नहीं है, अगर मैं आपको खड़े होकर पूछ रहा हूं कि बताओ जीएस 4 में क्या आता है, जीएस 2 में क्या आता है, जीएस 1 में क्या आता है, और आपको सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको अपना सिलेबस नहीं पता, और आप ये बोल रहे हो सर रुकिए मैं सिलेबस देख के आता हूं, तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि जब आपको आपका सिलेबस मालूम होगा तो आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी, जब आपको आपका सिलेबस मालूम होगा तो कोई भी न्यूज़ पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमने आरबीआई की न्यूज़ पढ़ी कि इन्फ्लेशन रेट, अब आप जब आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि ये इकोनॉमी में आता है, आपको पता होगा कौन से जीएस में आता है, जीएस नंबर 3 में आता है। तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको जब बार बार, आपने देखा होगा पिछले कई सालों में इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और लोगों की इनकम क्या है, स्टेबल है, इनकम नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या देश के इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, तो आपको ऐसे में करंट, देखो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को हमेशा लिंक किया करो किसके साथ में, करंट के साथ में। तो आपने करंट से लिंक किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा आपका आंसर, और आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे में आंसर की फ्रेमिंग करनी है। बहरहाल आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। मैंने पेपर लिया है, अब आपको मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एनालिसिस तो करेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखिए यहां पर एक न्यूज दी गई है, मोदी टेक्स क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट, सेज कंसेशंस नीडेड टू रन द कंट्री। अब ये इंफॉर्मेशन आपके पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यहां से बस एक इंफॉर्मेशन निकालनी है कि देश में अगर देश को चलाना है तो सर्वमत की क्या होनी चाहिए, जरूरी होना चाहिए। अब सर्वमत का मतलब क्या होता है, सर्वमत का मतलब होता है, देखो दो चीजें होती हैं, बहुत ध्यान सुन लो सारे ऑफिसर्स। एक होता है कि हमने किसी पार्टी को वोट किया, अब वो पार्टी जैसे बीजेपी और जो एनडीए अलायंस है पूरा आपका, वो जीत तो गया, बट उसको इतने वोट्स नहीं मिले जिन्हें एक्सपेक्टेड थे, और बाकी जो पार्टीज है उन्हें भी वोटिंग मिली है, राइट ऑफिसर्स। तो अब ऐसे में दो चीजें, तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली है, उन्होंने ये बोला है कि कोई भी पार्टी हो जो गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है, जो सरकार बनाने वाली है, उस पार्टी का ये उद्देश्य बनता है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ दैट पार्टी, उस पार्टी का ये उद्देश्य बनता है कि वो सिर्फ उन स्टेट्स का वेलफेयर ना करे जिन स्टेट्स ने उन्हें वोट दिया है, वो उन स्टेट्स का भी वेलफेयर करे जिनको ने उनको वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम एक देश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सर्वमत का मतलब क्या होता है कि हमें हर किसी की जो डिसीजन है उसको वैल्यू करना होगा, उसको वेलकम करना होगा, और हमें देश को आगे बढ़ाना होगा। यानी किस देश को बढ़ाने के लिए सबका साथ होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो राइट, तो इस स्टेटमेंट से आप बस इतना निकाल सकते हो कि कभी भी अगर आपसे पार्लियामेंट्री फॉर्म पर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप ये चीज कोट कर सकते हो। वहां पर क्या कोट कर सकते हो कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोट करके बोल सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि सर्वमत क्या है, जरूरी है। यानी हम किसी एक को दुखी करके दूसरे को हम खुश नहीं कर सकते। तो दिस न्यूज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट अगर आप इसको आंसर में कोट करना चाहो। अब यहां पर देखो बहुत अच्छा एक न्यूज आई है, हाई फूड इन्फ्लेशन, आरबीआई रिटेन्स रेट एट 6.5%, फाइनेंशियल ईयर 25 जीडीपी कितनी होगी, 7.2 होगी। अब इस न्यूज को थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है 1934 में इसका एक्ट आया था और 1935 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आरबीआई को लाने का मेन मकसद ये था कि भाई देश का एक ऐसा सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो सारे बैंकों को कंट्रोल करे, राइट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर आया था। आप जब पॉलिटी पढ़ते होगे तो आप 1935 के एक्ट्स वगैरह भी वहां पढ़ते होगे, राइट। तो आपने ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर आया था आरबीआई, और आरबीआई हमारे देश का बैंकर्स बैंक है। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता है, बैंकों का भी बैंक है। अच्छा, कल की इकोनॉमिक्स की क्लास मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हो सकता है वो मैं 4-5 घंटे क्लास को एक्स्ट्रा ले जाऊं, तो कल की क्लास में बिल्कुल एनर्जी पैक होके आना, टाइम आपको बता दिया जाएगा, मॉर्निंग में ही होगी, राइट। जो ऑफलाइन, राइट, ऑनलाइन दोनों चलेगा, राइट, क्लियर है ये चीज।
तो आपके लिए बिल्कुल अपने बिल्कुल एनर्जी को पूरा भर के आना, ग्लूकोज के 2-2 ग्लासेस पी के आना क्लास के अंदर, क्योंकि कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसी को संडे की छुट्टी तो नहीं चाहिए? कोई है यहाँ ऐसा को चाहिए? एक का हाथ उठने वाला था पर उसने नीचे कर लिया। किसी को चाहिए संडे की छुट्टी? आपको नहीं? चलिए, तो देखो जिनकी अभी इकोनॉमी स्टार्ट नहीं हुई है उनके लिए बेनिफिट क्या होगा, उनको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, और जिनका प्रीलिम्स है उनका पूरा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और जिनको इकोनॉमी का ए नहीं मालूम उनको ECONOMY समझ में आ जाएगा कि होती क्या है इकोनॉमी, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, डोंट मिस इट। तो मैं क्या बात कर रहा था, आरबीआई से इकोनॉमिक्स याद आ गई मुझे। तो मैं बात कर रहा था आरबीआई के किसके, इन्फ्लेशन रेट की, राइट। तो अब आरबीआई कब आया आपका, 1934 में एक्ट आया, कब एस्टेब्लिश हुआ, 1935 में। अब इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन होता है महंगाई। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है जब रिसोर्सेज कम है और डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आरबीआई क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से, जब आप ऐसी न्यूज पढ़ोगे तो ऐसी न्यूज को आपको इसका छोटा सा नोट्स बनाना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब आप ऐसी न्यूज पढ़ोगे तो आपको ऐसी न्यूज का नोट बनाने होंगे, क्योंकि जब आप ऐसी न्यूज के नोट बनाओगे तो ये आपको हेल्प करेगा GS3 में। अब आप देखो टॉपिक पढ़ के ही हमने बता दिया किस में आएगा, ये GS3 में आएगा। तो आप इसके लिए 3 चीजें कर सकते हो। आप सबसे पहले क्या करो, आप अपनी नोटबुक को जहां आप अपने करंट अफेयर बनाते हो उसको GS वाइज डिवाइड कर दो, GS1, GS2, GS3, GS4, और जिसकी जो न्यूज है वो उसके अंदर डालो, राइट। इससे होगा क्या, खिचड़ी नहीं पकेगी आपकी, हौच पौच नहीं होगा। हम लोग करते क्या है, हम लोग एक ही पेज में GS1 लिख देते हैं, वहीं GS2, वहीं GS3 और वहीं GS4। इससे होता क्या है कि अभी शुरू में तो हमें समझ में आता है कि हमने लिखा क्या है, पर कुछ महीने निकलने के बाद हमारी हौच पौच क्रिएट हो जाती है, समझ में नहीं आता कि कौन सी न्यूज कहाँ की है। तो इसीलिए बहुत बेटर है कि आप 4 GS करके उस न्यूज को सेग्रीगेट करके उसको लिखो। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली, बहुत ध्यान से देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्राइडे लेफ्ट द रेपो रेट, द रेट एट विच बैंक लैंड इट्स बैंक द मनी टू बैंक्स। आपको बताया था रेपो रेट क्या होता है, रेपो दर क्या होता है। रेपो दर वो दर होता है, सुन लो ध्यान से, आज मान लो कोई भी बैंक है, चाहे प्राइवेट बैंक है, चाहे पब्लिक बैंक है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, अगर बैंकों को पैसा चाहिए तो कहां जाएंगे, वो रिजर्व बैंक के पास जाते हैं। हमें चाहिए तो हम बैंक के पास जाएंगे, पर बैंकों को चाहिए तो कहां जाएंगे, वो रिजर्व बैंक के पास जाएंगे। अब जब रिजर्व बैंक के पास जाएंगे तो रिजर्व बैंक जिस रेट पर उन्हें अमाउंट देगा, रिजर्व बैंक, सर रिकॉर्डेड क्लास नहीं आ रहा है लाइव, सिमरन मतलब, चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, जिस रेट पर आपके जो जिस रेट पर आपका जो रिजर्व बैंक है वो किसको लोन देगा, आपके कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो उस दर को क्या बोलते हैं, रेपो दर बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो इससे जनता का फायदा होगा या नुकसान होगा। अब कैसे नुकसान होगा, सुनिए। अभी आज आप किसी बैंक में गए और आपने वहां बैंक से लोन लिया, और आपको उस बैंक को जब आपने लोन लिया तो आपको उसके लिए मान लो 7% देना पड़ा, इंटरेस्ट कितना देना पड़ा आपको, इंटरेस्ट 7%। पर अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक जो है उसने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया, अब वो बैंकों को ही 7% में दे रहा है, तो क्या बैंक आपको 7% में देंगे, फिर वो क्या कर देंगे, 10-11 ज्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इससे होगा क्या, किसके ऊपर भार आ जाएगा, अल्टीमेटली किसके ऊपर आ जाएगा, पब्लिक के ऊपर भार आ जाएगा, राइट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फूड इन्फ्लेशन। अब फूड इन्फ्लेशन क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन वो कंडीशन होती है जहां पर सप्लाई क्या है, फूड की क्या है, लिमिटेड है, और उसकी डिमांड क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। जब भैया जब आपकी पूर्ति कम है और मांग ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा आपका, समझो कॉन्सेप्ट, क्या होगा इस केस में आपका, इस केस में आपके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब न्यूज में ये है कि भाई जो आरबीआई है वो ये बोल रहा है कि अगर हम मान लीजिए रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, हम रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, तो इससे किसका नुकसान होगा, अल्टीमेटली किसका नुकसान होगा, अरे बोले किसका नुकसान होगा, पब्लिक का। क्यों नुकसान होगा पब्लिक का, क्यों, क्योंकि पब्लिक के ऊपर भार क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए सेंट्रल बैंक, जो देश का जो मेन बैंक है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ने क्या बोला है, सेंट्रल बैंक ने ये बोला है कि हम अपना रेपो रेट कितना रखेंगे, 6.5% ही रखेंगे, ये प्रोजेक्शन किया गया है।
अब इस न्यूज से आपको ये बताइए कि इसका डिसीजन कौन करता है, कितना रेट रखा जाएगा? इसका डिसीजन करती है एमपीसी। एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक कमेटी होती है जिसमें मेंबर्स होते हैं, इसके चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं, और वो ये डिसाइड करते हैं कि कितना रेपो होना चाहिए। और इसका भी उल्टा होता है, रिवर्स रेपो। कई बार आपका सेंट्रल बैंक, जो आपका देश का मेन बैंक है, रिजर्व बैंक, उसको भी पैसे की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? सरकार के लिए। तो वो जिस रेट पर बैंकों से पैसा लेता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो। अभी बैंक पैसा ले रहे थे, किससे ले रहे थे? आपके आरबीआई से, तो उसे बोलते हैं रेपो। अब उल्टा हो गया, अब आरबीआई ले रहा बैंकों से पैसा, तो क्या बोलेंगे उसको? रिवर्स रेपो रेट। तो ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं अपनी न्यूज में। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर द ओथ टू रीच आउट, नहीं ये था, देखिए आप, मुइज़ू लाइकली टू अटेंड स्वेयरिंग इन फर्स्ट ट्रिप सिंस स्लाइड इन रिलेशंस। अब आपको पता है मॉलडीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, राइट, आपको पता है पिछले कुछ महीनों से, या मैं बोलूंगा साल 2 साल हो गए अब तो, मॉलडीव्स का और इंडिया का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं चल रहा। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आई थी कि मॉलडीव्स ने बोल दिया था कि भाई अब इंडिया अपने आर्मी ट्रूप्स को नहीं भेजेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, हम बहुत पास में नहीं जाएंगे। खैर, तो मॉलडीव्स का और इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। पर अब ऐसा क्या हुआ, अब यहाँ पर आ रहा है कि भाई जो मुइज़ू है वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि भाई जब हमारा 9th को ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, स्वेरिंग होगी, तब वो इंडिया में आएंगे। अब आपको इस न्यूज से क्या समझ में आ रहा है? आपको इस न्यूज से ये समझ में आना चाहिए कि ये न्यूज आपको ये बता रही है कि जब हम बात करते हैं किसके? इंटरनेशनल रिलेशंस की। किसकी बात करते हैं हम लोग? इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, वहां बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारे रिलेशनशिप बाकी कंट्रीज के साथ में कैसे हैं। अब मोइज़ू जब इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो आप बताइए मोइज़ू का इंडिया में आना क्या मॉलडीव्स और इंडिया के रिलेशनशिप को अच्छा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो आप जब ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाता है कि भाई जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि मॉलडीव्स का इंडिया का रिलेशनशिप है। तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा इंडिया और मॉलडीव्स का अगर मैप बनाओगे तो इंडिया से कितना दूर है मॉलडीव्स, बताइए। भाई मैप बनाया आपने मैप बनाया होगा तो आप देखो मैप में कहां पर है मॉलडीव्स, ठीक है। और मॉलडीव्स के साथ में कितनी कंट्री एसोसिएटेड है इंडिया के साथ? कभी सोचा इसके बारे में? कितनी कंट्री एसोसिएटेड है बताइए? मतलब मॉलडीव्स के आसपास कौन कौन से देश है जो बाहर से कनेक्ट होते हैं? नहीं समझे? जब आप मैप देखोगे, मैप में आप क्या देखोगे कि तो मॉलडीव्स हो गया, उसके आसपास कौन कौन सी कंट्री हैं जो इंडिया से कनेक्टेड हैं, जो मॉलडीव्स के भी नेबर हैं और हमारे भी नेबर हैं। कौन है वो? ये बताता है कि आपकी मैप की प्रैक्टिस क्या है, बहुत कमजोर है। ये आपको फ्रीक्वेंसी में याद आना चाहिए, फ्रीक्वेंटली याद आनी चाहिए चीजें। सोचिए कौन है फटाफट? मॉरिशस, गुड, और 2 कंट्रीज और हैं, और बताइए। और देखिए, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंट्री से हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, ऑफिसर सीधे बैठिए, जिस कंट्री से हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है उस कंट्री के आसपास ऐसी कितनी कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज से हमारे कैसे रिलेशन है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम, तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि अब एक ये पॉजिटिव आपका एक फैक्टर दिखेगा कि जो वहां के प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आकर एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसका एक और रीजन है कि मॉलडीव्स को पता है कि अगर इंडिया का टूरिज्म बंद हो गया मॉलडीव्स के अंदर, तो मॉलडीव्स की जो जीडीपी है उसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा डिक्लाइन रेट से उनका डिक्लाइनेशन होगा। तो उनको समझ में आ गया है कि भाई हम जो हमारी जीडीपी है वो मोस्ट ऑफ किसके चल रही है, हमारी इंडिया की वजह से चल रही है। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी तब उनको ये इतना रियलाइज नहीं हुआ था कि भाई इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। आप देखो मॉलडीव्स का जो टूरिज्म वो क्या हो गया है, अब कम हो गया है, राइट। पहले आप देखो, आप कोई भी ऐप खोलते थे तो मॉलडीव्स के लिए पूरे पैकेजेस आते थे, अब आपको नहीं दिखाए जाते हैं। किसी भी आप ऐप में देखो बहुत कम दिखाने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट क्या हो गया है, बट कम हो गया है। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देश
भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश से प्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मॉलडीव्स नहीं कहीं और घूम लेंगे, हमारे इंडिया में कमी है क्या? इतना बड़ा इंडिया है, इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, हम कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए अब ये स्टेप वो ले रहे हैं कि इंडिया की ओर आकर थोड़ा सा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया जाए, और जो रिलेशनशिप्स खत्म हो चुके हैं उनको दोबारा क्या किया जाए, दोबारा उनको फिर से जगाया जाए। अब फियरफुल, अब आपको ये जो आपकी पॉलिटिकल न्यूज होती है आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। मैं फिर बोल रहा हूं, पॉलिटिकल न्यूज अगर आपकी गवर्नेंस से जुड़ी है या पॉलिटिक्स से जुड़ी है तब तो पढ़ लो। अब क्या हुआ ये सब आपको न्यूज नहीं पढ़नी है, ये न्यूज आए दिन आपके पेपर में आते हैं, तो आपको इस न्यूज को क्या कर देना है, आपको स्किप कर देना है। राइट ऑफिसर्स? एनर्जी लो है क्या आपकी? राइट ऑफिसर्स? गुड। सो यू डोंट हैव टू रीड दिस न्यूज़पेपर, अब दीज न्यूज़ेस, सॉरी। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक न्यूज आई है छत्तीसगढ़ की, टू ट्रांसपोर्टिंग कैटल फाउंड डेड, फैमिली क्लेम्स लिंच्ड। अब ऐसी जो इंफॉर्मेशन आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो लोग जो कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उनको क्या मिले, वो मृत मिले। ऐसी न्यूज को आपको देखो, मैं ये नहीं बोलता ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी मच। तो यू कैन लीव दिस, you can read for your own interest, for your own knowledge, but when we talk about examination point of view, वैसे तो इंपॉर्टेंट है पर अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको मैं बार बार बोलता हूं कि आपको न्यूज़पेपर से फिल्ट्रेशन करना है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब यहां पर न्यूज आती है, पाकिस्तान थॉट इट वाज प्लेइंग यूएसए, टर्न्ड आउट टू बी टीम इंडिया। बहुत ध्यान से इस चीज को देखिए, क्योंकि ऐसी जो न्यूज होती है वो आपकी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी न्यूज होती है, और ऐसी जो न्यूज होती है ये आपके लिए, जब मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, राइट, अब पाकिस्तान ने क्या सोचा और क्या हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि उससे इंडिया पर क्या फर्क पड़ा, उससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीज? तो आप ऐसी न्यूज को, अभी आपकी कौन सी न्यूज है, आपकी ये न्यूज कौन सी न्यूज है आपकी, ये जुड़ी हुई है आपकी किससे जुड़ी हुई है, आईआरस, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई है, पर ये इंपॉर्टेंट कब होती है, अब आप बहुत ध्यान से देखोगे। इस न्यूज के बारे में आज किसने पढ़ा, किसी ने पढ़ा इस न्यूज के बारे में आज? अच्छा, आज का पेपर किसने पढ़ा ये बताओ। अब आप देखोगे न्यूज़पेपर कितने आपको रिगरसली पढ़ना है। एक दो टॉपिक पढ़े थे, आपने पढ़ा न्यूज के बारे में, गुड। आपने पढ़ा, किसी और ने? जागरण पढ़ा था। पेपर कोई भी पढ़ो पर जो न्यूज आ रही है उसको बहुत अच्छे से करो। एनीवन हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस न्यूज, क्या था इसके अंदर? एनीवन? यस सर। हाँ, तो उल्टा पड़ गया उनके लिए। ये न्यूज आपकी जुड़ी हुई है स्पोर्ट्स से। किससे जुड़ी हुई है? स्पोर्ट्स से। अब इंटरनेशनल रिलेशन की तो बात है, पर आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में किस सेक्शन की बात हो रही है, राइट। तो इसीलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझो कि आपको कैसे लीव करना है, समझ रहे हो आप बात को? आप इसको लीव कर दिया, आपने पॉलिटिकल न्यूज लीव कर दी। अब आपने यहाँ पर दो न्यूज पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कौन सी? आपकी आरबीआई वाली, और दूसरी कौन सी पढ़ी आपने कि जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आ रहे हैं, और तीसरा आपने पढ़ा किसका, कि सरमत की बात जो की गई है कि सबसे ऊपर क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि देश में सब लोग क्या है, बराबर है, इसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगर हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आप इस सेक्शन को देखिए। अब आपको देखने में तो बहुत सारी न्यूज दिखाई दे रही होंगी, बट इनमें से मोस्ट ऑफ न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर बोलता हूं, आए दिन पेपर में हजारों न्यूज आती हैं, हजारों। आपके लिए सिर्फ 3 या 4 टॉपिक ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, 99% लोग इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं कि ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, और उस जाल से कभी वो वापस बाहर नहीं आ पाते। और होता ये है कि आप सब कुछ करने के चक्कर में लास्ट में आपसे कुछ भी नहीं होता। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है छोड़ना सीखो कि आपको क्या क्या न्यूज लीव करनी है, राइट, और अपनी एनर्जी को रिगेन करो और सीधे बैठो। ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा काम करके आए हो मॉर्निंग में। तो अब आप देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या छोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पेपर रीडिंग का सबसे बड़ा सिद्धांत ही यही है कि फिल्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ोगे तो आपको हर न्यूज इंपॉर्टेंट लगेगी। अब आप यहां पर देखो, हिट एंड रन केस का है,
गुड़गांव में एक जो स्टूडेंट है उसको कार ने हिट किया, और अब ऐसी न्यूज आए दिन पेपर में आती है, बहुत बड़ी न्यूज है पर अच्छी भी न्यूज नहीं है, बहुत नेगेटिव न्यूज है। बट अब आप देखो, आपको हिट एंड रन केस में डालना हो तो आप एक आध न्यूज डाल दोगे। अब ऐसी न्यूज आए दिन आती है, अगर आप हर न्यूज को बैठ के उसके नोट्स बनाओगे देन इट इज ऑफ नो यूज। समझो इस चीज को, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब आपको यहाँ पे लगेगा कि सर जो आपका ईडी है उसने अटेम्प्ट टू अरेंज सीएम मीटिंग विद जजेस। अब ये न्यूज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कब होगी? जब इसका क्या आएगा, फाइनल डिसीजन आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। जो मीटिंग चल रही है उन्हें चलने दो। आप एग्जाम में क्या लिखोगे? फाइनल वर्डिक्ट लिखोगे ना, एग्जाम के अंदर क्या लिखोगे? मीटिंग चल रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि न्यूज किस पैरामीटर पे इंपॉर्टेंट होगी। तो ये आपके लिए, अगर आप ये पूरा सेक्शन देखो तो इस सेक्शन में अब यहाँ पे लिखा हुआ है मोदी जी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब क्या ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो आप समझो इस चीजों के पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है। और जब आप इसके नोट्स बनाना शुरू करोगे तो एक एक करके क्या होगा, आपको क्लियरिटी आती जाएगी, आपको समझ में आता जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी आ रही है मॉनसून से जुड़ी न्यूज, ये जाएगी आपकी सीधी एनवायरमेंट में। कहाँ जाएगी? आपकी एनवायरमेंट में। और कौन से जीएस में आएगा वो आपका? किस में आएगा? GS 3। अब यहां पर आप बहुत ध्यान से देखो, वहां पे लिखा हुआ है न्यू बर्न्स क्लियरिंग सिल्ट एंड डेब्रिस। अब आपको पता होना चाहिए सिल्ट एंड डेब्रिस क्या होते हैं, पता ही होगा आपको, राइट? मेकिंग यमुना बैंक्स मॉनसून रेडी। अब ऐसी जो न्यूज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप इनको कहां से लिंक करते हो? सीधा एनवायरमेंट से। आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं सामने, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कैसे आपको पेपर रीडिंग करनी है, कैसे पेपर से नोट्स बनाने हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हो, at that time again and 1000 time I will say that each and every news is not important. Out of the paper only 4 to 5 या max to max 6 to 7 topics जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आपको फिल्टर करना होगा, फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर आप इस न्यूज को देखोगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? मॉनसून के बावजूद भी वर्क टू डिसिल्ट द एरिया अराउंड द ITO बैरेज इज अंडरवे ऑफ फ्रेंटिक पेस। अब आपको इसके अंदर इतनी बड़ी न्यूज है तो क्या सर हमें ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ना है? जी नहीं, आपको पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो आर्टिकल है वो जुड़ा हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट और यमुना बैंक रिवर से। आपको इसके अंदर इतना याद रखना है कि भाई आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर आज आपने खनन का नाम सुना है, खनन क्या होती है? माइनिंग। आप मुझे बताओ माइनिंग से नुकसान क्या होगा? एक ओपन एंड क्वेश्चन पूछता हूँ, माइनिंग से एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होगा? ठीक है, पॉल्यूशन एक चीज हो गई, और माइनिंग से एनवायरनमेंट, सोचो ना क्या नुकसान होगा माइनिंग से एनवायरनमेंट को? हाँ जी, ठीक है, लैंडस्लाइड्स होंगी, और बताइए? डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, और बताइए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, चलिए ठीक है, और बताइए? ये तो बहुत छोटे छोटे से, इससे भी बड़ा एक अर्थक्वेक्स, और बताइए? जी बोलते रहिए। आपको पता है कि माइनिंग की वजह से सबसे ज्यादा फ्लड्स आती हैं? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि खनन की वजह से क्या आती है? सबसे ज्यादा फ्लड्स आती हैं, बाढ़ आती हैं। अब आप देखो यहां पर, अगर मैं इसको, दिख रहा है? लास्ट ईयर फ्लड्स फोर्स मोर देन 25,000 पीपल टू लीव देयर होम्स। अब समझ में आ रही है कि जब आप न्यूज पढ़ रहे हो, इसको आप अपने एक और टॉपिक से जोड़ सकते हो। किससे? डिजास्टर मैनेजमेंट से। किससे जोड़ सकते हो आप इसको? डिजास्टर मैनेजमेंट से। और लिखा हुआ एरियाज नियर ITO, रिंग रोड, कश्मीरी गेट, ओल्ड दिल्ली, सिविल लाइंस, ये बहुत सारे एरिया दिए गए हैं। वहां पर इतना ज्यादा ये हो रहा है कि अब गवर्नमेंट को स्टेप लेने पड़ रहे हैं कि कैसे हम इस चीज को रोकें, हाउ टू स्टॉप। तो ऐसी न्यूज को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ऐसी न्यूज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऐसी न्यूज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि, अरे अरे ऐसी न्यूज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस न्यूज का जो मेन क्रक्स है वो क्या है। आपको पता होना चाहिए कि वो न्यूज आपसे क्या बोल रही है। अभी तक आपने कितनी न्यूज पढ़ी ऑफिसर्स?
अभी कितनी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, बताइए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी, जल्दी बताइए कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, थोड़ा तेज बोला करो, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी, कौन कौन सी। पहली न्यूज क्या पढ़ी थी आपने क्लास में आज, बताइए। पहली पढ़ी थी हमने किसके बारे में, वेरी गुड। सेकंड क्या पढ़ी आपने, थर्ड न्यूज क्या पढ़ी आपने, फोर्थ क्या पढ़ी आपने, फोर्थ क्या पढ़ी आपने, राइट। तो आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अब आप देखो बार बार ये न्यूज आ रही है जब से हम लोग पेपर एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रही है इस समय पर, क्या आ रही है, वाटर क्राइसिस की। और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाटर क्राइसिस की। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैपिटल इन ग्रिप ऑफ वाटर क्राइसिस, कैपिटल यानी देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, राइट। कार वॉशिंग सेंटर स्टेयर एट लॉस क्लोजर, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, कि पानी की कमी की वजह से जो कार वॉशिंग सेंटर है अब उनके पास इतनी पानी की अवेलेबिलिटी तो है नहीं, तो काय में जा रहे हैं वो लोग, लॉस में जा रहे हैं, सेंटर क्लोज हो रहे हैं। अब आपको इसमें पूरी न्यूज नहीं पढ़नी है, आपको बस एक लाइन की क्या लेनी है इससे, सुन लीजिए ध्यान से, क्या लेनी है आपको, एक लाइन की, आपको बस एक हेडिंग लेनी है इसमें। ये पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब कितने बंद हुए, आपको इतना पता रखना है कि भाई इसका एम्प्लॉयमेंट पे भी क्या पड़ रहा है, बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए एक और न्यूज दिख गई मुझे, ऑन द रन सिंस 2016 फेक डॉक्टर हु ट्रीटेड पेशेंट्स। अब ये फेक डॉक्टर इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे फेक डॉक्टर क्या होते हैं मैं बताता हूं। फेक डॉक्टर होते हैं कि जो किसी डॉक्टर के अंदर या तो कंपाउंडर जिनको आप बोलते हैं, राइट, जो उनको असिस्ट करते हैं कि उन्होंने बोला कि आप ये जाके ये सामान ले आइए वो सामान ले आइए, तो वो कुछ सालों के बाद ये समझते हैं कि भाई हम भी डॉक्टर बराबर ही है, हमें भी पता है कि अगर बुखार है तो ये वाली दवाई लिख दो। और होता है कि नहीं होता है, अरे लाउडली बोलो, होता है कि नहीं होता है। और ये मोस्टली होता है आपका विलेजेस में, रूरल एरियाज में बहुत होता है, राइट, क्योंकि रूरल एरियाज में कोई भी इंसान होगा वो जाकर डिग्री नहीं पूछेगा डॉक्टर के कि आपने डिग्री दिखाई है, वो तो डॉक्टर साहब बोल के जाके दवाई ले आएगा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो फेक डॉक्टर्स होते हैं इसमें कितनी बड़ी न्यूज दी गई है कि भाई जो पेशेंट जिनका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों की जान तो इसी वजह से चली जाती है कि क्योंकि डॉक्टर के पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती, वो सो कॉल्ड डॉक्टर होते हैं, एक्चुअली डॉक्टर भी नहीं होते वो, राइट, वो सिर्फ एक हेल्पर होते हैं, असिस्ट करते हैं, और वो अपने आप को बाद में लोगों को ट्रीट करने लग जाते हैं। तो ये न्यूज आपके लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब आप मेडिकल के बारे में लिखोगे तो इस पॉइंट को आप वहां पर ऐड कर सकते हो। चलिए अब यहां पर देखिए ये पेज पूरा भरा हुआ है। अब ये आपकी पूरी कौन सी न्यूज है, आपकी पॉलिटिकल न्यूज। थोड़ा बोला कौन सी न्यूज है आपकी, ये पॉलिटिकल न्यूज। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने क्या बोला, किस वजह से चुनाव में वोटिंग कम हुई, किस वजह से ज्यादा हुई, किसने किसको रेजिग्नेशन के लिए बोला, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू हैव टू सिंपली से टाटा बाय बाय टू दिस एंड यू हैव टू कम टू द नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे देखो ये भी पूरा कैसे भरा हुआ है, आपका पॉलिटिकल न्यूज से भरा हुआ है, किसने किसको क्या ऑफर किया, किसने किसको कैसे मनाया। अब क्या हुआ, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आपको ऐसी न्यूज को करना है, स्किप करना है और आपको आगे बढ़ना है। बहुत ध्यान से देखिए। तो अब आप एक चीज देख रहे हो कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कितनी सारी न्यूज ऐसी हैं जिनको हमें छोड़ना है, राइट ऑफिसर्स, कितनी सारी। अब आप देखो ना, हम कहां से फर्स्ट पे 7 पेज पे आ गए, आपको कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज मिली उसके अंदर से, और कौन कौन से जीएस से मिली, GS3 एंड GS2, राइट, GS4 से भी लिंक होगी वो वाली न्यूज, क्लियर है चीज। तो आपको अगर एक दिन में, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपको एक दिन में 7-8 न्यूज मिल रही हैं, 10 भी मिल रही हैं, तो महीने भर में कितनी न्यूज मिल गई आपको, नहीं कितनी मिल गई, 10 इंटू करिए आप, 30 कितना हो गया, 300। और अगर आपने 4-5 दिन पेपर नहीं भी पढ़ा महीने में किसी कारणवश, तो कितनी मिल गई आपको, 250 न्यूज। और अगर आप 10 महीने पढ़ते हैं पेपर तो कितनी न्यूज मिल गई, 2500 न्यूज। और 12 महीने पढ़ लो तो कितना हो जाएगा, करो जरा कैलकुलेट उसको, करो जरा, 250 इंटू 12 करो, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा। तो आप देखिए आपकी न्यूज 3000 क्रॉस कर रही है, यानी 3000 न्यूज, और पेपर में आपको लिखना कितने शब्दों में होता है, 250, अब 150। आप जब इन शब्दों में लिखोगे तो आपके पास न्यूज इतनी सारी हैं, तो अब आप बताओ कि आप अगर हर न्यूज को शुरू कर दोगे तो क्या वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 3000 जो न्यूज लिखी हैं,
इस 3000 में से भी आपकी मैं लिख के देता हूँ 700 से 800 न्यूज तो रिपीटेड होंगी, जो बार बार आती हैं वो रिपीटेड न्यूज होती हैं। तो आपकी जो 1500 या 2000 न्यूज भी हैं उससे आप अपना जीएस इतना भर सकते हो, इतना भर सकते हो। आप ऐसे राइटिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको अपनी आंसर राइटिंग में ऐसे राइटिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो अपने ऑप्शनल की न्यूज में। आपका कोई भी ऑप्शनल है तो आप अपनी ऑप्शनल की न्यूज में भी इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑप्शन सोशियोलॉजी है तो सोसाइटी से जुड़ी जितनी न्यूज आ रही हैं वो आप अपने जीएस में भी लिखो और कहां पर लिखो, अपने ऑप्शन में भी लिखो। तो मैं बार बार बोलता हूं कि जिसको भी अपना एग्जाम क्लियर करना है, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जिसको भी अपना एग्जाम क्लियर करना है एकमात्र इसका बस एकमात्र ब्रह्मास्त्र बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो ये है कि आपको अपना करंट अफेयर बहुत सॉलिड रखना होगा। स्टैटिक तो सॉलिड रखो, अच्छा ये भी नहीं करना है कि करंट अफेयर पे ध्यान दे रहे हो स्टैटिक पे नहीं दे रहे हो, वो तो आप ध्यान दोगे ही दोगे, बट करंट को क्या करना है, स्टैटिक से जोड़ना है। और मैं बार बार बोलता हूं कि यूपीएससी जो है वो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होता है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी तो ग्रेजुएशन ही होती है ना। तो वो जब भी पेपर बनाएंगे वो इस लेवल के लिए पेपर नहीं बनाएंगे कि वो किसी पीएचडी क्वालिफाइड इंसान को पेपर करवा रहे हैं। उनका माइंडसेट क्या होगा कि एक स्टूडेंट जो थर्ड ईयर में है या ग्रेजुएट हो चुका है, पेपर उस लेवल का बनता है। तो आप अपना लेवल उससे इतना हाई कर लो कि आपको पेपर में कोई दिक्कत ही ना आए। आप अपना न्यूज़पेपर कुछ कभी मत छोड़ना, मैं बार बार बोलता हूँ। कई बार क्या हुआ, आप मॉर्निंग में क्लास में आए और आप क्लास में टाइम नहीं मिला, या आप घर पे भी हो आपको टाइम नहीं मिला, तो उस दिन आधा घंटा या पौन घंटा निकाल के रात में निकाल के पर अपना न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना मत छोड़ना। और नोट्स में एक और चीज बोलता हूँ, अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद के नोट्स समझ में आएंगे। अगर आप लिखोगे, आपने एक लाइन में लिख दिया कि भाई इंडिया का आरबीआई में यही चीजें चल रही हैं, तो आपके नोट्स आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, राइट। तो इसलिए खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ, खुद के डेली मेहनत करो। और याद रखना, मैं एक और चीज बोलता हूं, जो इंसान साल भर तक करंट अफेयर को डेली पढ़ लेता है उसको आप किसी भी मंच पर खड़ा कर दो, किसी भी मंच में खड़ा कर दो, वो इंसान से आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, वो आपको बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन विश्लेषण दे देगा किसी भी टॉपिक पर अगर आप उससे बात करोगे। अगर आपने साल भर तक आपने कर लिया और आप जब इंटरव्यू की प्रोसेस के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप करंट बेस्ड का मतलब ये नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप 2 महीने पहले ही से पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे। आप में से बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप 2 महीने पहले पेपर पढ़ना शुरू कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूज साल भर से थी, फिर आप उसका वो फाउंडेशन और मेन कॉन्सेप्ट को आप लिंक नहीं कर पाओगे, फिर आप ऊपरी ऊपरी बोलना शुरू कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उस न्यूज के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो आज से कुछ भी हो जाए, आप अपना न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं छोड़ेंगे, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना नहीं छोड़ेंगे। प्रॉमिस करते हो उस चीज का? दिक्कत यह है, यहां तो यस बोल देते हो बट बाद में आप अपनी चीजों को भूल जाते हो कि मैं क्या प्रॉमिस करके आया था। तो आज से ऐसा होगा? चलिए होगा, बिल्कुल। आज से पेपर बनेंगे आपके नोट्स, बिल्कुल बनेंगे, राइट। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। तो आप देखो अभी तक हम जो पेपर पढ़ रहे थे अब कितना इंपॉर्टेंट है। अब किसने, अब ये देखो, एक मिनट, अभी आपकी सारी पॉलिटिकल न्यूज आपको उसको छोड़नी है। हीट वेव इन में वार्मर देन बिफोर, वर्सन बाय क्लाइमेट चेंज सेज रिपोर्ट। अब किससे जुड़ गया आपका ये? डिजास्टर मैनेजमेंट से। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मई के महीने में सबसे ज्यादा क्या पड़ी? गर्मी पड़ी। अब आप देखो यहां पर एक लाइन लिखी है सेज रिपोर्ट। अब आप में से किसका ध्यान गया कि सर कौन सी रिपोर्ट है? ये किसी ने नहीं सोचा। प्रॉब्लम की बात तो यही है, सबने पढ़ लिया सर गर्मी का महीना था, मई में घमासान गर्मी पड़ी, हम लोग के भी क्लास में पसीने पसीने हो गए थे। आपने हेडिंग तो पढ़ ली बट आपने इस पे ध्यान नहीं दिया कि सर यहां पर एक वर्ड लिखा है सेज रिपोर्ट, तो भैया ऐसा कौन है जो रिपोर्ट को कर रहा है? उसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये न्यूज क्या बोल रही है। इस न्यूज में क्या लिखा हुआ है कि भैया 45 के ऊपर क्या गया है? टेम्परेचर गया है। 45 तो क्या बहुत जगह 49 50 भी गया है। तो देखो ना कितना ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए कि ये रिपोर्ट किसने दी अकॉर्डिंग टू यू? सोचिए, बताइए। लिखा हुआ है क्लियरली किसने रिपोर्ट दी है। किसने दी होगी ये रिपोर्ट आपकी? आईएमडी। आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है आपका?
बताइए क्या फुल फॉर्म है आईएमडी का आपका? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब आप मुझे बताइए आईएमडी किस ईयर में आया था? आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया? बस अब 2005, 2009, 7, 1900 सब इसमें लग जाओ। कल मुझे आईएमडी के ऊपर एक पेज का नोट चाहिए, लिख लीजिए, मुझे कल चाहिए क्लास के अंदर। आईएमडी ने अभी तक क्या क्या किया, आईएमडी का एस्टेब्लिशमेंट से लेके हर चीज, आईएमडी क्यों आया, मुझे इसके बारे में ये चीज आपकी चाहिए। कल मिल जाएगी मुझे ऑफिसर्स? चलिए अब देखिए, ये भी आपका पूरा काय से भरा हुआ है पॉलिटिकल न्यूज से, तो इसे भी क्या कर देना, आपको छोड़ देना है। इसमें लिखा हुआ है कि किस स्टेट में कितने आपको वोट मिले, क्या रिजल्ट था, तो ये भी आप स्किप कर दीजिए। फिर ये आपके कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं। अब यहाँ देखो, अब आ गई इंपॉर्टेंट न्यूज। स्टिकी इन्फ्लेशन, व्हाई इज आरबीआई रिफ्यूजिंग टू कट इंटरेस्ट रेट? वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम क्यों नहीं कर रहा, क्यों उतना स्टेबल किए हुए हैं? जब देश में महंगाई है तो आरबीआई, देखो महंगाई कब होती है, जब डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, लिमिटेड, राइट। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कम कर दे, इंटरेस्ट रेट कम कर दे, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, तो चीजें क्या हो जाएंगी, कंट्रोल्ड हो जाएंगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई से क्यों नहीं कर रही है। दूसरा, नीट कंट्रोवर्सी। अब नीट कंट्रोवर्सी में क्या है, अब आपको इस कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं पढ़ना है। इसके अंदर मैं अगर आपको 2 लाइन बता दूं, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिनके फुल स्कोर आए हैं, जिन स्टूडेंट्स के, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, कितने टफ पेपर आने के बाद भी फुल स्कोर आ गए। तो यानी पेपर का क्या हुआ है, पेपर कहीं ना कहीं आपका अब लीक हुआ है। अब ये चीज प्रूव नहीं है कि लीक हुआ कि नहीं हुआ, बट अगर आप देखो बहुत सारे स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे आपका यूपी हो चाहे कोई भी स्टेट हो, आपका क्या हुआ, पेपर लीक ही तो हुए हैं। आपका आरओ का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बताओ, पेपर लीक होने से किसको नुकसान होगा? स्टूडेंट को नुकसान होगा, इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। स्टूडेंट को तो बाद में होगा, पहले देश को नुकसान होगा। पूछो कैसे? वो टाइम पीरियड जब वो ह्यूमन रिसोर्स देश के काम आ सकता था, समझो ना बात को, जब देश की ग्रोथ में हेल्प कर सकता था, वो क्या हो गया, लैप्स हो गया। वो 3-4 साल तक पढ़ता रहा, वो जो प्रोडक्टिविटी देश को मिल सकती थी वो क्या हो गई। स्टूडेंट की लाइफ तो डैमेज हुई, पर देश का भी क्या हुआ, नुकसान हुआ। और जो उसमें फैमिली डिपेंडेंट थी उनका भी क्या हुआ, लॉस हुआ। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि इतनी जल्दी रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया। खैर ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ अभी वैलिड नहीं है, बट इसमें पेपर लीक, रॉन्ग पेपर की बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। बहुत सारे लोग अलग अलग इसमें लिटिगेशंस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे इस न्यूज़ का क्या होगा। अब सेंट्रल हॉल इन ओल्ड पार्लियामेंट हाउस वेयर मोदी एड्रेस्ड एनडीए। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोदी जी ने एनडीए की, देखो ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती है इनको पॉलिटिकल छोड़ दो। क्या यूपीएससी आपसे पूछेगा कि मोदी जी ने एनडीए की मीटिंग कब की, या यूपीएससी आपसे पूछेगा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कब की? नो वन विल आस्क। ये तो कोई इंपॉर्टेंट, भाई इसका देश की इकोनॉमी में क्या बेनिफिट है आप बताओ? कोई इकोनॉमिक, भाई देश की जब हम बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, क्या उससे लिंक हो रहा है आपका ये, किसी जीएस से लिंक हो रहा है आपका ये? तो भैया आपको शौक के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ो, इंटरेस्ट के लिए पढ़ो, पर तब पढ़ो जब आपने उस दिन के नोट्स बना लिए हो, फिर आपके पास टाइम हो, टारगेट फुलफिल हो गया हो, आराम से आपके पास 2-3 घंटे हो। तो मैं तो कह रहा हूँ इसको क्या 15-20 पेपर और उठा लो मार्केट से, इसको भी पढ़ते रहो बैठ के आप, वो आपकी मर्जी है, राइट। बट ये नहीं है कि पहले आप अपने काम को छोड़ के आप न्यूज़ें पढ़ रहे हो कि भाई ऐश्वर्या राय कौन में गई थी कि नहीं गई थी, वहां गई तो कौन सी साड़ी पहनी है उन्होंने। ये सब फालतू की चीजें, इनसे बाहर आ जाओ निकल कर। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, लोग गॉसिप्स पढ़ते हैं पेपर में। मैंने कितने सारे देखे हैं, एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, वो जाके वो गॉसिप्स पढ़ते रहते हैं। अरे छोड़ो न्यूज़ को, ये आपके काम की नहीं है। आपको मजा आता है, मुझे पता है मजा आता है। मजा क्यों आता है, इसका एक रीजन है, क्योंकि आपको पता है कि ये एग्जाम में तो आएगा नहीं, आप बढ़िया उसको इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हो। तो इसको इंटरेस्ट के लिए पढ़ लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पढ़ लो कि भाई कौन से जीएस से लिंक किया जाएगा। अब यही तो चैलेंजेस होते हैं, जब आप देखते हो चैलेंजेस क्या होते हैं, तो यही तो चैलेंजेस हैं आपके। समझ में आ रही है बात को? जब आप चैलेंजेस देखते हो तो यही तो आपकी चुनौतियां हैं जिनको आपसे बाहर निकलना है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखो, ये पॉलिटिकल न्यूज को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, इस न्यूज के अंदर ये भी आपका पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है। इज इट द इकोनॉमी स्टूपिड? कितना बड़ा आर्टिकल है ये।
अब आप देखो आज के पेपर में सबसे ज्यादा न्यूज कौन से आई है आपकी? इकोनॉमी से आई है। किससे आई है आपकी? इकोनॉमी से आई है। तो ऐसी न्यूज जो सीधा सीधा आपके जीएस से लिंक करती है। आप देखो आज के जो पेपर है उसमें आपने आईआर की न्यूज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो लाउडर बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आपने आईआर की न्यूज पढ़ी, इसके अलावा आपने किसकी न्यूज पढ़ी? अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था से जुड़ी न्यूज पढ़ी आपने, और काय की न्यूज पढ़ी आपने? एनवायरमेंट से जुड़ी न्यूज पढ़ी। तो अगर आप इन न्यूज को ही लिखते जाओगे, उनके नोट्स बनाते जाओगे, तो कितनी ज्यादा करंट की नॉलेज आपको मिल रही है। मेंस की आंसर राइटिंग में भी कितना हेल्पफुल होगा आपको, कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा, और प्रीलिम्स में भी हेल्पफुल होगा। प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये जो रेपो रेट की बार बार बात हो रही है, रेपो रेट के आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कितने पेयर ठीक है रेपो रेट के, तब आपको वो भी यहाँ पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देखो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, जो मैंने देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर आपने एक साल प्रीलिम्स को बहुत अच्छी तरीके से दे दिया, मतलब इंटीग्रेटेड पढ़ाई की, प्रीलिम्स प्लस मेंस की पढ़ाई की, तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। आप देखो कितने सारे लोग होते हैं जो पहले बार में क्लियर करते हैं, दूसरी बार में क्लियर करते हैं, तीसरी बार में क्लियर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बार बार क्लियर करते हैं, पर बार बार करते हैं पेपर, उनका क्लियर नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिवली क्लियर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रेटेजी मालूम होती है। ऐसा नहीं है कि उनके कोई बहुत घर से कोई बताने के लिए, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, कुछ नहीं, वो उन्होंने मेहनत की, उनको मालूम है किस तरीके से करनी है, स्ट्रेटेजी करनी है। इंग्लिश में एक कहावत है कि अगर आप किसी पेड़ को काटने जा रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी धार को तेज कीजिए, है ना। अगर आपकी कुल्हाड़ी की धार तेज होगी, तो अगर आपकी कुल्हाड़ी की धार ही बहुत धीरी है, तो उसी पेड़ को काटने में आपको 10 दिन लग जाएंगे। अगर आपने सिर्फ 3 दिन धार तेज करने में आपने झोंक दिए, तो वही पेड़ आपका 5 दिन में कट जाएगा, मतलब 2 दिन में कट जाएगा, 3 दिन ये मान लो। तो कौन सा बेटर है आप बताइए? हालांकि पेड़ काटना नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो आप बताइए कौन सा बेटर है, 5 दिन या 10 दिन? होता क्या है, हमें ये लगता है कि अब तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ गया हूं, आज मैं पूरी पॉलिटी कर लूंगा, 80 चैप्टर ही तो है लक्ष्मीकांत में, 10 कर लूंगा रोज के, 8 दिन में पॉलिटी कंप्लीट। आता है कि नहीं आता है? आता होगा। आज 10 चैप्टर करके ही रहूंगा मैं, आज तो मैं देश के वाइस प्रेसिडेंट तक कंप्लीट करके रहूंगा। जब आप इतने बड़े बड़े टारगेट ले लेते हो ना, तो फिर आपकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। स्मॉल स्मॉल टारगेट्स बनाओ, वीकली टारगेट्स बनाओ, इस हफ्ते में इतना करना है। अपने आप को इतना प्रेशराइज मत करो कि आज ही मैं इतना करके रहूंगा, नहीं, टारगेट बनाओ मुझे वीक में इतना करना है। और अगर आपने जो टारगेट बनाया है, उस टारगेट का अगर आप 70% भी अचीव कर ले रहे हो, आप सक्सेसफुल हो। बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, पर अब ये भी नहीं करना है कि 70% ही अचीव करो जानकर, हो सकता है 90-100 कर 70 ही रहे हो, वो भी गलत है वहां पर। तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो। अब ये इतनी न्यूज आ रही है, आपको न्यूज पढ़ने में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? तो लाउड बोलो, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आपको मजा इसलिए आ रहा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं सामने, पर यही मजा आपको खुद भी आएगा जब आप खुद से पढ़ोगे। वो तब आएगा जब आप न्यूज को ये मानोगे कि भाई ये जो न्यूज है ये मेरा बहुत अच्छा साथी है, जो सुबह से आया है मुझे बताने के लिए कि जागो जागो ऑफिसर, क्या क्या खबर लेके आया हूं मैं, आज की ताजा खबर। पर मजे से पढ़ना होगा, और यकीन मानो न्यूज़पेपर से अच्छा कभी दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। चलो एक काम करता हूं, कल से तुम्हारे संग मैं भी बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ा करूंगा, सब बैठ के पढ़ा करेंगे और सब नोट्स बनाएंगे हम बैठ के। तैयार हो? एक टीचर आपके लिए इतना करने के लिए तैयार है। तैयार हो इस चीज के लिए? क्योंकि न्यूज़पेपर से सुंदर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो यूं क्वालिफाई हो जाएंगे इस न्यूज़ से, और आप इतने नॉलेजेबल हो जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखो इस न्यूज़ में लिखा क्या हुआ है, इस न्यूज़ में ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा इन द 3 years लीडिंग अप टू इलेक्शन द इकोनॉमी पोस्टल रियल जीडीपी ग्रोथ 9.7, 7%, 8.2। जीडीपी बढ़ी, कम हुई, फिर आपकी बढ़ी, अब फिर कम हो रही है। इस बार कितना कितना बताया गया? 7.2 बताया गया समथिंग। तो आप बताओ, नहीं 7.2 जीडीपी। अब आप बताओ कि जीडीपी क्या होता है क्लास के अंदर, कि एक देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी फाइनल वैल्यू, यानी प्रोडक्शन जब कम हो रहा है तो जीडीपी भी क्या हो रही है? कम। तो भैया कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो क्या ये इकोनॉमी में चल क्या रहा है? अगर कोई ग्रोइंग कंट्री है, कोई देश आगे बढ़ रहा है, तो जीडीपी भी क्या होनी चाहिए उसकी? लगातार आगे बढ़नी चाहिए। तो व्हाई इज इट हैपनिंग विद आवर कंट्री? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश के साथ में? बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए साथ बैठूंगा मैं, आपको नोटिफाई हो जाएगा, डोंट वरी। कायनात, आप मेरे होने वाले फ्यूचर आईएएस ऑफिसर हो, मुझे आप पे बहुत बिलीव है बच्चा। मैं आपको भी बराबर देखता हूँ, जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे ज्योति हो, चाहे कायनात हो, जितने भी ऑनलाइन जो, चाहे कृतिका हो,
चाहे कोई भी हो, यू ऑल आर ऑफिसर्स फॉर मी, एक गुरु के लिए सब बराबर होते हैं। चलिए, तो क्या बात करता हूं, अब आप देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई अब आप देखो कि जो ग्रोथ है जो होनी चाहिए वो ऐसी ग्रोथ नहीं हो रही है। और यहां पर लिखा हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर हैज बीन डिवास्टेटेड बाय सीरीज ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस, डेटा ऑन इनफॉर्मल एंटरप्राइज बाय नेचर स्कैंड बट प्रॉक्सी सच एज परचेज ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जीएसटी। अब जीएसटी जो लाया गया था वो देश में जीडीपी को बढ़ाने के लिए लाया गया था कि भैया जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको अलग अलग तरीकों से रखने से अच्छा है क्या करें हम लोग उसका एक फॉर्म बना दें। इससे क्या होगा, टैक्स, इससे क्या होगा, अर्निंग बढ़ जाएगी। अर्निंग तो बढ़ी पर जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वही वहां पे लिखा हुआ है कि भाई क्या कंट्री बेवकूफ है, स्टूपिड है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये न्यूज उसके बारे में बात करती है। आगे हम बाकी न्यूज को देखेंगे, क्वेश्चन नो एड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज है। बाइडेन got the resolution in UN, रशिया चाइना डिमांडेड अनकंडीशनल सीज फायर, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसको आप छोड़ सकते हो। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। रशिया ग्रोइंग फुटप्रिंट इन अफ्रीका, सिक्योरिटी रिटर्न फॉर मिनरल रिसोर्सेज। रशिया का जो इंटरफियर है कहां पर, अफ्रीका में, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो रशिया का जो इंटरफियर है अफ्रीका में वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। अब आप बताइए रशिया को ऐसा क्या काम आ गया अफ्रीका से जो वहां जाकर वो इतना, ये काम है वहां के मिनरल रिसोर्सेस का। और जितना ज्यादा रशिया अफ्रीका में इंटरफेयर करेगा उतना ही अफ्रीका की जो हालत, वैसे भी अच्छे नहीं है, वहाँ के लोग वैसे ही बहुत गरीबी में जी रहे हैं वहाँ के, और क्या हो जाएगा, हाल वहाँ का खराब हो जाएगा। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है जिसको आप देख सकते हो। अब ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का पेपर देखो आप, पूरा आरबीआई से भरा हुआ है आज का पेपर है, राइट और रॉन्ग। आरबीआई एम्स फॉर लिबरलाइजिंग कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन फॉर रुपी, बताया था मैंने आपको, एलपीजी वाली बात बताई थी। आज के पेपर में क्या आ गया, बहुत ध्यान से देखो। यही होता है कि जब आप स्टैटिक न्यूज पढ़ते हो और करंट से जोड़ते हो तो न्यूज क्या हो जाती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आरबीआई प्लान्स टू सेट अप न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके अलावा अगर आप और देखो तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है। आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आरबीआई एम्स फॉर लिबरलाइजिंग कैपिटल अकाउंट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ रूपी और डिजिटल पेमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुद्रा का वैश्वीकरण, इससे आप क्या समझते हैं, कैसे हम अपने रुपी को ग्लोबलाइज कर सकते हैं, बताइए। क्या भारतीय रुपी विदेशों में नहीं चलते, आज भी चलते हैं, आप उनको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ रूपी। आप मुझे बताइए, क्या आज आप चाइना से बैठ के इंडिया में डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं। क्या इंडियन कोई ऐसी तरीका है आप कर सकते हैं, क्या इंडिया का यूपीआई चलेगा चाइना में जाकर। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लिखी हुई है, बहुत ध्यान से देखो। एक मिनट देना। चलिए, आरबीआई, हाँ जी आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। सुनिए, तो इसमें चलिए आते हैं उस पर। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, देखो इस वाली न्यूज में क्या लिखा हुआ है कि आरबीआई ये बोल रहा है कि हमें अपने पैसे को डिजिटलाइज करना है, डिजिटल पेमेंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब डिजिटल पेमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है तो क्या हो गया, आपका यूपीआई हो गया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो गया, या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो गया जिन्हें आप एनईएफटी नेफ्ट बोलते हो, या आपका आरटीजीएस करते हो बैंक में जाकर, आरटीजीएस हो गया। तो आरबीआई ऐसा क्यों बोल रहा है कि हमें डिजिटल पेमेंट्स में ध्यान देना है, बताइए इसका क्या मेन रीजन है, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाने का, डिजिटल मोड पे आने का मेन रीजन क्या है, एनीवन। सबसे बड़ी ये है कि जो आपकी करप्शन है, जो आपकी ब्लैक मनी है, वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट के पास क्या रहेगा, पूरा क्या रहेगा, डेटा रहेगा कि कौन सा पैसा कितना गया है। तीसरा बताइए, गुड आफ्टरनून जितू, तीसरा बताइए क्या, तीसरा बताइए क्या बढ़ जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और बताइए फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरी गुड कृतिका। और बताइए
हाँ जी, अब मेरी बात सुनो, मैं आज से आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा। आपको कल जाके क्या करना है, आपको पहले तो उस पर नोट्स बनाने हैं। किस पे? आपको IMD पे। दूसरा आपको अब आज ये काम करना है, मुझे चाहिए परसों ये वाला काम। आपको ये काम करना है, पिछले 15 दिनों में जितनी भी RBI से जुड़ी न्यूज़ हैं, आप उसका एक पेज में एनालिसिस करके आएंगे। हो जाएगा परसों? ये हो जाएगा? ज़्यादा टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे बस। चलिए लिख लीजिए इसको, न्यूज़ को। क्या करना है आपको, मैं आप परसों किसी की भी चेक करूंगा। क्या करना है आपको, आपको ये करना है जितनी भी RBI से जुड़ी न्यूज़ है, क्या करना है आपको उसका एनालिसिस करना है। क्या करना है आपको उसका एनालिसिस करना है। क्लियर है ये चीज़? अब फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें लिखा है कि आपको जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ गए हैं। कितने हो गए? 4.84 बिलियन से कितने हो गए आपके डॉलर? 651.5 बिलियन, राइट। तो अब आपने लिखा है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब अचीवमेंट है तो इस हिसाब से तो हमारा नेशनल, अब हमने किसकी बात की? GDP की। और इसमें जब हम फॉरेन एक्सचेंज बनाते रहे तो क्या बन जाएगा वो आपका? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ, GDP की बात कर रहे हैं तो किसकी बात हो रही है? डोमेस्टिक की बात हो रही है, देश के अंदर की बात हो रही है। क्लियर हो गई ये चीज आपकी? दोनों बढ़ने चाहिए। क्यों? देश का भला नहीं होगा? देश भी तो मतलब ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज बड़ा अच्छी चीज़ है, पर GDP में भी थोड़ा सा ग्रोथ होनी चाहिए। हालांकि GDP में ही ऐड होगा तो क्या बनेगा? वो GNP बनेगा। नहीं समझ में आया? GDP में जब हम फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन उसको ट्रांजेक्शंस को ऐड करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आए हुए पैसे को, तो क्या बन जाएगा? वो आपका नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़? पर हमें उसके लिए अपने GDP को भी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ताकि हम अपना एक अच्छा ग्रोथ देख सकें। वी कैन नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज के बाहर से कितना आया कितना जाएगा। पहले देश को भी तो हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। रिगार्डिंग माई पॉइंट कि देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है कितना नहीं है। चलिए, अभी तक आपने कितनी न्यूज़ पढ़ी ऑफिसर्स? कितनी पढ़ी? ये सब नहीं पढ़ना है आपको। कितनी न्यूज़ पढ़ी है आपने? कितनी पढ़ी आपने न्यूज़? पहली न्यूज़ क्या थी आज की क्लास में? बताइए फटाफट, तेज बोलिए, क्या थी आज की पहली न्यूज़? हाँ जी, क्या थी? दूसरी न्यूज़ क्या थी आज की? थर्ड न्यूज़ क्या थी आज की? फोर्थ न्यूज़ क्या थी आज की? थोड़ा तेज बोलिए, क्या थी फोर्थ न्यूज़? फिफ्थ न्यूज़ क्या थी आपकी आज की? फिर नेक्स्ट न्यूज़ क्या थी आपकी? और फिर नेक्स्ट न्यूज़ क्या थी उसके बाद? 9th वन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या थी आपकी? और कोई न्यूज़ बची है? अब आप देखो पेपर 1 और कितनी सारी न्यूज़ निकल कर आ गई। आप इनको अलग अलग GS में डालोगे, क्या आपका GS की आंसर राइटिंग अच्छी होगी या नहीं होगी? चलिए, आज की क्लास को हम इसी मोड पे एंड करते हैं। अब आप एक काम करो, जितनी भी न्यूज़ आपको बताई गई हैं, आप इन सारी न्यूज़ को बैठ के GS के अंदर अच्छे से इसके क्या बनाइए? आप नोट्स बनाइए। विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। अब अपना ये काम शुरू कर दीजिए। आपके अभी कोई क्लास 12:30 पे है तो ये वाला काम कीजिए। आप करिए करिए, काम करिए, कहीं जाएंगे नहीं, काम करिए वाला, बैठ के नोट्स बनाइए अपने। हाँ, लाइब्रेरी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, जय हिंद। वेलकम ज्योति, वेलकम कृतिका, ओके कायनात, वेलकम नेहा, ओके बेटा, थैंक यू आर्ची, बाय बाय एवरीवन। एक मिनट रुक जाइए, मैं वहाँ चल के पूछता हूँ।